हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत मुगलों का पतन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग औरंगजेब कालीन बिहार से पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा था। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हुई। शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं, जिनमें 4 पुत्र थे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब तथा मुराद। मृत्यु पूर्व शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु मुगलों में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं होने के कारण शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। 13 मार्च 1659 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। आगे है, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार 22 जुलाई 1658 को शामूगढ़ के युद्ध में विजय के बाद आगरा के दुर्ग में, तथा दूसरी बार खजुआ और देवराय के निर्णायक युद्ध के बाद 15 जून 1659 को दिल्ली में औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर बादशाह की गद्दी पर बैठा था। आगे है, दाऊद खां कुरैशी बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ और वह 1659 से 1664 तक बिहार का सूबेदार रहा। दाऊद खां ने पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाया, जिसमें प्रताप राय पराजित हुआ। मुगलों का पलामू किले पर अधिकार हो गया। दाऊद खां ने पलामू किले के निकट 1666 में एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा गया में दाऊद खां नामक एक नगर बसाया। अवकाश के पश्चात वह दाऊद नगर में अस्थायी रूप से बस गया। पटना में दारुल अदल का निर्माण भी वह करवाया था। आगे है, दाऊद खां के बाद लश्कर खां बिहार का सूबेदार बना। वह 1664 से 1668 तक सूबेदार रहा था। उसके कार्यकाल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था। उसने बिहार के सामान्य प्रशासन एवं वित्त प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उसने लिखा है कि पटना भारत के प्रमुख शहरों में है। उसने पटना के शोरा व्यापार के लिए डच कंपनी का भी उल्लेख किया है। आगे है, बर्नियर पटना में 8 दिन रहा था और उसी दिन 2 जुलाई 1666 को सूर्यग्रहण लगा था, जिसकी उसने चर्चा की है। आगे है, फरवरी 1668 में लश्कर खां के स्थान पर इब्राहिम खां बिहार का सूबेदार बना। वह नवंबर 1673 तक बिहार का सूबेदार रहा। इसके समय एक अन्य अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल बिहार आया। इस समय बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था। एक अन्य डच यात्री डी ग्रैफी भी पटना में था। उसने भी अकाल का उल्लेख किया है। वह भयंकर अकाल 1670 से 71 तक रहा था। आगे है, अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल भागलपुर, मुंगेर, फतुहा, हाजीपुर आदि के बारे में जानकारी देता है। आगे है, इब्राहिम खां के बाद 1674 में अमीर खां बिहार का सूबेदार बना। उसके काल में काउंट गोला विद्रोहियों आदम खां एवं इस्माइल को पराजित किया। आगे 1675 में तरबियात खां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ और फिर 1677 में कुछ समय के लिए औरंगजेब के तीसरे पुत्र शहजादा आजम को सूबेदारी मिली, परंतु शीघ्र ही उसे बंगाल भेज दिया गया। उसके बाद सैफ खां बिहार का सूबेदार बना। इसके शासनकाल में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री लूटी गई थी, जिसकी चर्चा जॉब चौर्नक ने की है। आगे है, सैफ खां के बाद शफी खां बिहार का सूबेदार बना। इसके शासनकाल में शहजादा अकबर ने विद्रोह किया था। भोजपुर के राजा रुद्र सिंह ने बगावत किया था। गंगा राम ने भी विद्रोह किया, जिसे बराव के कुंवर धीर ने उसे सहायता की।
हिंदू जनता जजिया कर पुनः लगाए जाने का विरोध कर रहे थे। आगे है सफ़ी खां के पश्चात संभवतः उम्मीद खां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। यह कम ही समय तक ही रहा था, परंतु अखबारात के अनुसार मुख्तार खां से संबंधित आदेश निरस्त कर फिदाई खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया। आगे है उम्मीद खां के पश्चात फिदाई खां बिहार का सूबेदार बना। वह संभवतः 1695 से 1702 तक इस पद पर रहा। इसके शासनकाल में तिरहुत तथा वीरभूम क्षेत्र अर्थात वर्तमान संथाल परगना झारखंड में अशांति फैली थी। भोजपुर के कुंवरधीर का पुनः विद्रोह हुआ। कुंवरधीर को गिरफ्तार कर बादशाह के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली ले जाया गया। आगे है फिदाई खां के बाद शमशीर खां बिहार का सूबेदार बना। वह 1 वर्ष यहाँ रहा था। आगे है फिदाई खां के बाद औरंगजेब का पोता शहजादा अजीम उस शान को बंगाल बिहार की जिम्मेदारी दी गई। शहजादा अजीम को प्रशासनिक कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फलस्वरूप कार्यभार दीवान मुर्शीद कुली खां के हाथों में चली गई। शहजादा अजीम मुबारक का पुत्र फर्रुखसियर 1713 से बंगाल का शासन प्रबंध देखता था। आगे है औरंगजेब को शहजादा अमीम के फिजूल खर्च की जानकारी मिली तो मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा से बदलकर बंगाल का दीवान बनाया। अजीम को पटना में रहने का आदेश दिया। अजीम से उसका झगड़ा भी हुआ। मुर्शीद खां ने अपना कार्यकाल ढाका से मकसूदाबाद ले गया, जिसका नाम मुर्शिदाबाद रखा गया। आगे है 1704 में मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा का भी अतिरिक्त भार दिया गया था। 1706 में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का सूबेदार बनाया गया। 1719 में फर्रुखसियर को उड़ीसा का नाजिम बनाया गया, परंतु बंगाल, बिहार, उड़ीसा का वास्तविक शासक दीवान मुर्शीद कुली खां ही था। आगे है शहजादा अजीम ने 1704 में पटना में अजीमाबाद नगर बसाया। प्रशासनिक मुख्यालय अजीमाबाद में बनाया गया। बिहार के राजागण अजीमाबाद में माल गुलारी जमा करने लगे। शहजादा अजीम ने औरंगजेब से परे जाकर अजीमाबाद में कलाकारों को प्रश्रय दिया, जिससे मुगल चित्रण शैली की एक शाखा पटना शैली की नींव पड़ी। इसके शासनकाल में पटना की प्रसिद्धि हुई। आगे है औरंगजेब कालीन बिहार में मुगल स्थापत्य कला का विकास रुक सा गया था, परंतु मुनीरुद्दौला का हवैत खां का मकबरा, पटना की रौजा मस्जिद, अम्बेर मस्जिद, उम्मीद खां की मस्जिद, आरा की जाभी मस्जिद, औरंगाबाद की जाभी मस्जिद, बिहार शरीफ की नवरत्न भवन, पलामू किले के निकट दाऊद खां द्वारा बनवाई गई मस्जिद आदि मुगल स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे है 3 मार्च 1707 को अहमदाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनकर शहजादा अजीम आगरा की ओर प्रस्थान कर गया। शहजादा अजीम ने गैरकानूनी ढंग से बंगाल, बिहार से काफ़ी धन प्राप्त किया था। उस धन से उसके पिता मोहम्मद मुअज्जम को उत्तराधिकारी युद्ध में काफ़ी मदद मिली। अंततः वह युद्ध में विजयी होकर बहादुर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह राजघराने में शाह आलम कहलाता था। आगे है बहादुर शाह प्रथम कालीन बिहार, जिसका शासनकाल 1707 से 1712 तक था। आगे है सैयद हुसैन खां 1707 में बिहार का सूबेदार बना। इससे पूर्व शहजादा अजीम उस शान जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का शासक था, उसके शासनकाल में बिहार का उपनाजिम नियुक्त हुआ था। आगे है हुसैन खां के कार्यकाल में युवराज फर्रुखसियर बंगाल से 1711 में पटना आ गया। उसने
रोहतास किले को रियासत खां के अवैध कब्जे से मुक्त कराया। खालसा ज़मीनों को गैर कानूनी ढंग से यूरोपियन व्यापारियों को मनमाने ढंग से प्रदान करने लगा। खालसा भूमि का प्रबंध न करने वाला विभाग दीवान ए खालसा के कर्मचारी भी युवराज के भय से कुछ कर नहीं पा रहे थे। इससे सूबेदार हुसैन खां पेशोपेश में पड़ गया था। आगे है 18 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे। कौन कौन? अजीम उस शान, जहांदार शाह, रफ़ी उस शान तथा खुजिस्ता अख्तर शाहजहां चौथा खुजिस्ता अख्तर जहां शाह। फर्रुखसियर को पटना में ही बहादुर शाह की मृत्यु की सूचना मिली। फर्रुखसियर ने 21 मार्च 1712 को पटना में ही अपने पिता अजीम उस शान के राज्यारोहण की घोषणा कर दी और उसके नाम से खुतबा पढ़ा। आगे है बहादुर शाह के चारों पुत्रों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ। 3 भाइयों की संयुक्त सेना ने अजीम उस शाह को मार दिया। अजीम के मारे जाने के उपरांत मार्च 1712 में जहांदार शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आगे है फर्रुखसियर ने पटना के अजीमाबाद स्थित बाग अफजल खां में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। फर्रुखसियर की घोषणा से दीवान मुर्शिद कुली खां और नायब सूबेदार हुसैन अली खां दुविधा में पड़ गया कि किसका पक्ष लें। फर्रुखसियर को बादशाह बनाने के लिए बिहार में उत्तेजना फैल गई। बादशाह के व्यापारियों ने ही 4 लाख रुपये इकट्ठा कर लिए थे। बादशाह जहांदार शाह द्वारा बिहार में ध्यान नहीं देने से फर्रुखसियर का प्रभाव बिहार में बना रहा। आगे है जहांदार शाहकालीन बिहार, जिसका शासनकाल बिहार में 1712 से 13 रहा था। आगे है पूर्व सूबेदार हुसैन खां की बहन का पुत्र गैरत खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया। वह 1712 से 1714 तक बिहार का सूबेदार रहा था। बिहार में जहांदार शाह के शासक को नकार दिया गया। अमीर और जमींदारों ने फर्रुखसियर का साथ दिया। हुसैन अली खां तथा उसका भाई अब्दुल्ला खां, जो इलाहाबाद का नायाब सूबेदार था, के सहयोग से फर्रुखसियर ने एक विशाल सेना एकत्रित कर लिया। भोजपुर के उज्जैनियों राजपूत जमींदार सिद्धिष्ट नारायण ने फर्रुखसियर को 10,000 सवार और 30,000 बरकंदाज प्रदान किया। आगे है 10 फरवरी 1713 को आगरा के समीप जहांदार शाह और फर्रुखसियर के बीच युद्ध हुआ। जहांदार शाह पराजित होता देख वहां से भाग निकला। फर्रुखसियर के सैनिकों ने उसका पीछा किया। वह जेल की कोठरी में जा छिपा। फर्रुखसियर के सैनिकों ने उसे पीट पीट कर वहीं मार डाला। वह 10 महीने 25 दिन राज किया था। इस दौरान बिहार में अव्यवस्था फैल हुई थी। आगे है फर्रुखसियर कालीन बिहार। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक 1713 में पटना में हुआ, जिसका जन्म भी पटना में ही हुआ था। सैयद खां बिहार का सूबेदार था। 1714 में मीर जुमला 1 वर्ष के लिए बिहार का सूबेदार रहा। 1716 से 1718 तक सर बुलंद खां बिहार का सूबेदार रहा। इस अवधि में विद्रोही जमींदारों के खिलाफ कई सैनिक अभियान चलाए गए। आगे है 1716 से 1718 तक सर बुलंद खां बिहार का सूबेदार रहा। सियार उल मुताखरीन के अनुसार उसने भोजपुर के उज्जैनिया जमींदार सुदिष्ट नारायण, धर्मपुर के जमींदार हरि सिंह एवं पलामू के जमींदारों के विरुद्ध विद्रोहों को दबाया था। आगे है सरबुलंद खां के पश्चात खां जमान खां 1718 से 1721 तक बिहार का सूबेदार रहा। बादशाह फर्रुखसियर और सैयदों के बीच फूट शुरू हो गया। मीर जुमला ने फर्रुखसियर को सलाह दी कि शासन व्यवस्था बढ़ा के सैयदों के हाथ में न चला जाए। उसने यह भी सलाह दिया कि पुराने उमराव का पद समाप्त कर दिया जाए। इससे सैयदों के बीच फर्रुखसियर के प्रति नफरत फैल गई। सैयदों ने
फरुखसियर को सिंहासन से उतारने का फैसला कर लिया। अब है रफ़ी उद दरजत कालीन बिहार। फरुखसियर को सिंहासन से हटाने के बाद 18 फरवरी 1719 को शमसुद्दीन अबुल बरकत रफ़ी उदरजत बादशाह बना, जो रफ़ी उस शान का पुत्र और बहादुर शाह का पौत्र था। उस समय उसकी आयु 20 वर्ष थी। पहले ही दिन उसने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया। आगे है राजकाज में बादशाह की कुछ नहीं चलती थी, वह सैयद बंधुओं का कठपुतली था। आगे है निज़ाम उल मुल्क बहादुर फतजंग को बिहार की सूबेदारी प्रदान किया गया था। आगे है निकुशियर कालीन बिहार, जिसका समय 1719 है। रफ़ी उद रजत के वास्तविक उत्तराधिकारी रफ़ी उद दौला के स्थान पर निकुशियर गद्दी पर बैठा। आगरा के सिपाहियों ने निकुशियर को बंदी खाने से निकालकर बादशाह बना दिया। वह सैयदों का प्रतिद्वंदी रह चुका था। आगे है खान जमान खां बिहार का सूबेदार था। निकुशियर को बंदी बनाकर सलीमगढ़ भेज दिया गया, जहां 11 मार्च 1723 को वह मर गया। वह कुछ सप्ताह ही राज कर पाया था। आगे है रफ़ी उद दौला कालीन बिहार, जिसका समय 1719 है। निकुशियर के पश्चात रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा। वास्तव में वह सैयद हिम्मत खां द्वारा नियंत्रित बादशाह था। सैयद बंधुओं की निगरानी पर ही वह कुछ कर पाता था। आगे है खान जमान खां बिहार का सूबेदार था उस समय। आगे है मोहम्मद शाह कालीन बिहार, जिसका समय 1719 से 48 था। मोहम्मद शाह के शासन में बिहार में कई सूबेदार अल्पकाल के लिए नियुक्त हुए। बहारुल मवास और तदकिरा ए सलातीन ए छागता से जानकारी मिलती है कि नुसरत खां के पश्चात अकीदत खां सूबेदार बना। पश्चात फ़खरुद्दौला तक बिहार का सूबेदार बना, परंतु तदकीरा ए सलातीन ए छागता से यह भी जानकारी मिलती है कि अकीदत खां के पश्चात मरहमत खां, बाकर अली खां और फिरहादी खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। अकीदत खां के काल में उसके भाई अकीदत मंद खां को सहसराम तथा सजवार राय को चंपारण का प्रमुख बनाया गया था, परंतु राजा सिताब राय के स्रोतों से जानकारी मिलती है कि सरबुलंद खां के पश्चात जमान खां, अब्दुल रहीम खां तथा मरहमत खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। इसके पश्चात फ़खरुद्दौला बिहार का सूबेदार बना। फ़खरुद्दौला 1727 से 1734 तक सूबेदार रहा था। आगे है फ़खरुद्दौला की बर्खास्तगी के पश्चात बिहार में अव्यवस्था का माहौल था। अव्यवस्था की स्थिति में अलीवर्दी खां 1734 में अजीमाबाद पहुंचा। उसने कई प्रशासनिक सुधार किए। उसने चिंतामन दास को दीवान तथा जानकी राम को अपना सलाहकार बनाया। आगे है अलीवर्दी खां ने 1734 में सर्वप्रथम भोजपुर के जमींदारों पर आक्रमण किया। उसके पश्चात दरभंगा राज के राजा राघव सिंह के खिलाफ अभियान चलाया। टिकारी के राजा सुंदर सिंह, नरहट के जमींदार कामगार खां, रामगढ़ के जमींदार विशुन सिंह, बेतिया के राजा ध्रुव सिंह तथा हाजीपुर के जमींदार सहित अन्य जमींदारों पर कर न देने वाले राजाओं तथा जमींदारों को कर देने के लिए वाद कर दिया। शीघ्र ही सूबे की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो गई। उसने दिल्ली दरबार को दी जाने वाली वार्षिक मालगुजारी को राशि को बढ़ाकर 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया। बिहार में अलीवर्दी खां की सफलताओं तथा महत्वाकांक्षाओं को काफ़ी बढ़ा दिया गया था। उसने बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात शाही अधिकार पत्र प्राप्त कर बंगाल का नवाब बन बैठा।
बंगाल का सूबेदार बनने के पश्चात उसने अपने भतीजे व दामाद जैतुद्दीन हबत जंग को बिहार का उपनवाब बनाया। आगे है अलीवर्दी खां के बंगाल जाते ही भोजपुर के उज्जैनियों जमींदारों होरिल सिंह और उदवंत सिंह के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ, जिससे जैतुद्दीन हैबत जंग ने विद्रोह को दबाया। पद्मा राज रामगढ़ के राजा को पराजित किया और चतरा के किले पर अधिकार कर लिया। आगे है बंगाल का शासक अलीवर्दी खां को मराठा और अफगान विरोधियों के आक्रमणों से सामना करना पड़ा। 1742 में अफगान विद्रोहियों ने हैबत जंग की हत्या कर दी। मराठा पेशवा बालाजी राव ने 1743 में बिहार पर आक्रमण किया। मराठे रघुजी भोसले के नेतृत्व में आगे बढ़े। मराठे जहां पराजित तो हुए, परंतु अलीवर्दी खां के उड़ीसा के अधिकांश मार्गों पर अधिकार कर लिया। मराठों ने वहां जगन्नाथ मंदिर का उद्धार किया। आगे है बिहार का उपशासक हैबत जंग की हत्या हो जाने के पश्चात अलीवर्दी खान ने राम नारायण को बिहार का उपशासक बनाया। अब है अहमद शाह कालीन बिहार, जिसका समय 1748 से 1754 रहा था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका इकलौता पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। वह भोग विलास में लिप्त रहने वाला बादशाह था। इस कारण बिहार के अजीमाबाद में आय व्यय के ब्यौरे में काफ़ी हेरफेर किया जाने लगा। आगे है अहमद शाह के शासनकाल में बंगाल बिहार का शासक अलीवर्दी खां तथा उपशासक राम नारायण था। अंग्रेजों को स्वेच्छाचारिता तथा महत्वाकांक्षा भी बढ़ती जा रही थी, जिसका प्रमाण बंगाल और बिहार दोनों पर पड़ रहा था। वे राजघरानों के अंदरूनी प्रसंगों पर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। उनकी आय अलीवर्दी खां के 3 करोड़ पाउंड के खजाने तथा 20 लाख पाउंड की वार्षिक आय के ऊपर पहुंच चुकी थी। इस विशाल धनराशि को हथियाने के लिए कर्नल स्कॉट ने हिंदुओं के बीच मुसलमानों के प्रति दुर्भावना का बीजारोपण कर दिया था। सेठ अमित चंद्र की मदद से कई हिंदू राजाओं को वह अपनी ओर मिला भी लिया था। आगे है अंग्रेजों द्वारा निरंतर चुंगी की चोरी करने के कारण बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इस कारण बिहार का उपशासक राम नारायण पर काफ़ी दबाव पड़ने लगा था। बिहार के प्रशासन तंत्र को अंग्रेजों ने घूसखोरी की बदौलत भ्रष्ट भी करते जा रहे थे, जिससे राम नारायण की परेशानी बढ़ते जा रही थी। आगे है 10 अप्रैल 1756 को बंगाल बिहार का शासक व नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। बिहार का शासक और अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री अमीना बेगम का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बिहार का उपशासक राम नारायण सिराजुद्दौला के प्रति भी वफादार बना रहा। शाही कैदखाने में पड़े हुए सभी शहजादे भयभीत थे। कोई भी बादशाह बनने को तैयार नहीं हुए। किसी तरह शहजादा अजीजुद्दीन को तैयार किया गया। वह जहांदार शाह का पुत्र और बहादुर शाह प्रथम का पौत्र था। इसे अजीजुद्दीन मोहम्मद आलमगीर सनी द्वितीय की उपाधि देकर जुलाई 1754 को बादशाह घोषित कर दिया गया। बिहार में अराजकता की स्थिति थी। अब है आलमगीर द्वितीय कालीन बिहार, जिसका समय 1754 से 1759 था। बिहार का क्षेत्र बंगाल के सूबेदार सिराजुद्दौला के अंतर्गत था। बिहार के संबंध में अधिकांश निर्णय बंगाल के सूबेदार द्वारा लिया जाता था। आगे है पलासी युद्ध से पहले सिराजुद्दौला के सरदारों को अंग्रेजों ने मुँह मांगी रकम प्रदान कर दी थी। सिराजुद्दौला की अधिकांश सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, फलतः पलासी की युद्ध में सिराजुद्दौला आसानी से पराजित हो गया। बंगाल के धनवान सेठों और मीर जाफर ने नवाब पद को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया था। आगे है अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, किंतु मीर जाफर नाम मात्र का ही शासक था। मीर जाफर ने कंपनी को 1 करोड़ रुपये तथा 24 परगनों की जागीर भी प्रदान की थी। आगे है बिहार का उपशासक राम नारायण ने
निश्चय किया कि वह मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों का साथ नहीं देगा। रामनारायण ने मीर जाफ़र के नवाब बनने के पश्चात बिहार में भी उसकी सूबेदारी की घोषणा कर दी। पलासी युद्ध के पहले बंगाल बिहार मराठों के आधिपत्य में था। इन दोनों से उन्हें नियमित चौथ मिलती थी। फिर भी अंग्रेज, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली आदि गोरे व्यापारी क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, इससे वे बिल्कुल अनभिज्ञ थे। 23 फरवरी 1758 को पटना में दरबार लगा, जहां मीर जाफ़र के पुत्र मीरन को बिहार का नवाब तथा रामनारायण को उप नवाब बनाया गया। कंपनी के साथ संधि हुई और अंग्रेजों ने बिहार के सोरे व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त कर लिया। आगे है मुगल बादशाह आलमगीर का बड़ा पुत्र अली गौहर बंगाल और उड़ीसा का भी प्रभारी था। उसने बिहार में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने में जुट गया। उसे अवध के नवाब, बंगाल के शुजाउद्दौला, इलाहाबाद के सूबेदार कुली खां का भी सहयोग मिल रहा था। आगे है 30 नवंबर 1759 को इमाद उल मुल्क के शाह पर अफगानों ने बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। उस समय आलमगीर का पुत्र अली गौहर पटना में था। उसी दिन कामबख्श के पौत्र और मही उस-सन्नत के पुत्र युवराज मुही उल मिल्लत को अफगान विद्रोही गाजिउद्दीन फिरोज जंग ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि देकर तख्त पर बैठा दिया, परंतु उसे वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं माना गया। इसके पश्चात मराठा सरदार सदाशिवराव के सह पर मिर्जा जवानबख्त तख्त पर बैठा था। आगे है शाह आलम द्वितीय कालीन बिहार, जिसका समय 1754 से 1759 था। शहजादे अली गौहर को अपने पिता की मृत्यु का समाचार पटना में मिला। बंगाल का नवाब शुजाउद्दौला अजीमाबाद अर्थात पटना आकर अली गौहर से मिला। दोनों इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में अली गौहर ने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर अपने को बादशाह घोषित कर दिया। उसके उत्तराधिकारी के रूप में नजीबुद्दौला शुजाउद्दौला और अहमद शाह अब्दाली ने सहायता की थी, परंतु वह दिल्ली में नहीं आ सकता था। मराठों की सहायता से 1772 में दिल्ली आ सका था। आगे है 6 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठा पराजित हुआ। पानीपत के युद्ध के बाद अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय को बादशाह माना, इसलिए दोनों बादशाह बने। शहजादे अंधकार में छिप गए। आगे है शाह आलम बिहार पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए पटना की ओर प्रस्थान किया। मीर जाफ़र, मीरन तथा रामनारायण शाह आलम के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे, जबकि अंग्रेजी सेना का प्रधान कर्नल केलो उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा था। रामनारायण तो अंग्रेजी सेना के पहुंचने से पहले मुगल सेना के साथ टकराया भी, परंतु उसे पीछे लौटना पड़ा। रामनारायण भी पराजय का कारण यह था कि उसने 3 सेना प्रमुख सेनानायक पहलवान सिंह, मुराद खां तथा अहमद खां कुरैशी युद्ध के बीच शाही सेना के साथ हो गए थे। आगे है कर्नल केलो के सह पर मीरन की हत्या कर दी गई। इससे मीर जाफ़र को आघात लगा। उसने स्वेच्छा से नवाब का पद त्याग दिया। मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम 1760 में बिहार का नवाब बना। उसके नवाब बनने से अंग्रेजों का हित साधक उप नवाब रामनारायण की स्थिति शोचनीय हो गई थी। आगे है मीर कासिम ने बकाया खिराज के विरुद्ध एक बड़ी धनराशि शाह आलम को सौंपी तथा 24 लाख रुपये देने का वायदा भी किया। शाह आलम ने मार्च 1761 में मीर कासिम को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की सूबेदारी प्रदान कर दी थी। मीर कासिम ने रामनारायण से आय व्यय का ब्यौरा मांगा तथा राजा राजवल्लभ को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा। अंग्रेजों ने अपना हित देखते हुए रामनारायण की गिरफ्तारी में सहयोग किया। इससे उन्हें 7 लाख रुपए का लाभ हुआ था। गबन के आरोप में राजा रामनारायण को पदच्युत कर उसकी जगह 1762 में राजवल्लभ को बिहार का उप नवाब बनाया गया, परंतु 40 लाख रुपए की
हेराफेरी करने का आरोपी बनाकर उसे भी मुंगेर के किले में बंद कर दिया गया। आगे है अंग्रेजों का कौंसिल नवाब के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे। फलतः मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, वहां एक किले का निर्माण करवाया। अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे, अतः 1762 में पटना फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी बनने के साथ एलिसस ने मीर कासिम पर भगोड़े यूरोपियनों को शरण देने का आरोप लगाया। आगे है 30 नवंबर 1762 को एलिसस के शिकायतों पर गवर्नर बंसी टाट तथा वारेन हेस्टिंग मुंगेर पहुंचे। मीर कासिम के साथ संधि हुई। इस संधि के पश्चात घटनाक्रम तेजी से बदला। अंग्रेज संधि से पलट गए। अंग्रेज मीर कासिम को गद्दी से उतारकर उसकी जगह मोहम्मद जाफ़र अली खां को नवाब बनाना चाहा। इससे नाराज होकर मीर कासिम ने पूर्व में बंधक बनाए 148 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इससे नाराज होकर अंग्रेजों ने पटना पर आक्रमण कर दिया, जिससे मीर कासिम को पलायन कर अवध जाना पड़ा था। आगे है 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम की सम्मिलित सेनाओं का अंग्रेजों की सेना से बक्सर में युद्ध हुआ, जिसमें नवाब तथा बादशाह की सेनाओं को पराजय मिली। इस युद्ध में 846 अंग्रेज और 7072 संयुक्त मोर्चा की सैनिक मारे गए। अंग्रेजी सेना के मेजर मुनरो कर्नाक ने बड़ी कुटिलता से इस युद्ध को जीता था। पूर्व में ही उसने संयुक्त सेना की सामरिक क्षमता का पता लगा लिया था। संयुक्त मोर्चा के शिविर तक में उनकी घुसपैठ हो चुकी थी। अंग्रेजों ने संयुक्त मोर्चा के कप्तानों, तोपचियों आदि को मुंहमांगी रकम पहले ही प्रदान कर चुके थे। मोर्चे के बड़ी संख्या में सैनिकों ने युद्ध किया ही नहीं, फलतः संयुक्त मोर्चा को पराजित होना पड़ा। फिर है 3 मई 1765 को इलाहाबाद के निकट करा नामक स्थान में एक और युद्ध हुआ, जिसके बाद मुगल बादशाह पूर्णतः अंग्रेजों पर आश्रित हो गए। अंग्रेजों के दबाव में आकर 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व प्रशासन देनी पड़ी। इसके बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को देना स्वीकार किया। इस युद्ध के परिणाम एवं संधि से भारतीयों तथा अंग्रेजों पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों में सर्वसत्तावादी बनने की लिप्सा उग्र हो गई। दूसरी ओर बिहार में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया गया। आगे है 12 अगस्त 1765 की संधि के तहत बिहार में कंपनी शासन की नींव रख दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार, बंगाल और उड़ीसा सूबे के लिए बादशाह की ओर से दीवान बन गए और इन सूबे से लगान वसूल करने तथा असैनिक न्याय की देखभाल करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ, परंतु निजामत अर्थात प्रशासन और फौजदारी न्याय बंगाल के नवाब के अधिकार में ही रहा। शासन को इन दो मार्गों में बांटकर दो विभिन्न शक्तियों को हाथों में देने के कारण ही इस शासन को दोहरा या द्वैत शासन कहा गया। आगे कंपनी ने 2 नायाब नियुक्त किए, बंगाल के लिए रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय। इस प्रकार कंपनी ने अपना उत्तरदायित्व 2 भारतीयों को सौंपकर उनके माध्यम से धन प्राप्त करने लगे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आंतरिक व्यापार पर भी कंपनी का अधिकार हो गया। बिहार की वस्त्र, कुटीर तथा अन्य उद्योगों की स्थिति खराब होने लगी। कृषि पर भी बुरा असर पड़ने लगा। इन्हीं पर आधारित व्यापार करने वाले वैश्यों की स्थिति भी गड़बड़ हो गई। आगे 1766 में बिहार के प्रशासन के लिए धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन को लेकर एक प्रशासनिक परिषद का गठन किया गया। जेम्स अलेक्जेंडर के काल में भी प्रशासनिक परिषद बनाई गई थी, परंतु प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरियों को दूर नहीं किया जा सका। आगे है 1770 में लगान परिषद की स्थापना की गई, जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से
जाना जाता है। जेम्स अलेक्जेंडर रेवेन्यू बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। रॉबर्ट पालक एवं जॉर्ज वैनसेटाट रेवेन्यू बोर्ड के अन्य सदस्य थे। बिहार में लगान वसूलने का कार्य इस परिषद की निगरानी में किया गया।